हेलो गाइस, जीवा डेमी क्रैक सीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 की भूगोल की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इस बुक में हम कुल 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस में, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अध्याय 1 संसाधन, अध्याय 2 है तो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधनों के बारे में होगा। अध्याय 3 जो होगा खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में होगा। उसी तरह अध्याय 4 जो होगा कृषि पर बेस्ड होगा। अध्याय 5 उद्योगों को लेकर होगा और अध्याय 6 जो है मानव संसाधन को लेकर होगा। तो हमारे कुल कक्षा 6 और 7 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वो हमने कंप्लीट करा दी है। आप इन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी के सेक्शन में इन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए, जो आज का चैप्टर है इसको हम शुरू करते हैं। जैसा है नाम से ही आप देख रहे हो कि संसाधन, तो ये जो बुक है आप सभी को पता है कि ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए लिखी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि संसाधन क्या है पहले समझाया गया है, फिर संसाधन के कौन कौन से रूप हैं उनके बारे में बताया गया है, और हमारे लिए संसाधन कितने उपयोगी हैं, साथ में हम इन संसाधनों का लंबे समय तक किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसके महत्व को इस चैप्टर में समझाया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। अब ऐसी कोई भी चीज आप अपने आसपास ले सकते हो, जैसे कि आप पेन का उपयोग कर रहे हो, बुक का उपयोग कर रहे हो, पीने के लिए पानी का कर रहे हो, हवा का उपयोग भी आप कर ही रहे हो, भले आपको पता नहीं चलता है, बट यस, हवा भी एक संसाधन है। इसी तरह से जितना भी हम अपने घरों के आसपास चीजें देखते हैं जो अभी तक हम इस्तेमाल में कर रहे हैं, जैसे कि फैन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, या फिर दरवाजा हो गया, बेड हो गया, बैग हो गया, ये सब चीजें जितना हम उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल फोन हो गया, हैंडसेट हो गया, ऐसी सारी चीजें जो इस संसाधन की कैटेगरी में आती है। आप सभी को आइडिया होगा कि हम ऐसी चीजों को, यानी जो हम उपयोग में कर रहे हैं उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं। एक आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे बस ये संसाधन की डेफिनेशन आपको देखनी है और माइंड में रखना है कि संसाधन कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब परिभाषा नहीं है इसकी, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं वो संसाधन की कैटेगरी में आती है। रिसोर्स, या आप इंग्लिश में इसको रिसोर्स भी कह सकते हो कि रिसोर्स किसे कहते हैं, या फिर संसाधन। तो आपको थोड़े बहुत टर्म्स पता होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी के। तो जैसा कि यहाँ पे बात किया गया कि जल हो गया, विद्युत हो गया, रिक्शा हो गया, सब्जियां हो गई, पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें, जो भी चीजें हैं आपके पास उपयोग में कर रहे हो, वो सभी एक संसाधन के रूप हैं। और वो संसाधन इसलिए हैं क्योंकि हम उनका उपयोग कर रहे हैं, और इसी उपयोगिता के कारण ही वो संसाधन बन जाते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका हम उपयोग करने लगते हैं वो संसाधन की कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पर शुरुआत में जो टर्म आया था संसाधन का, वो उस तरह का नहीं था। आई मीन लोगों को पता ही नहीं था कि चीजें क्या है, लोग ऐसे ही बाय डिफॉल्ट उसको यूज कर रहे थे। बट समय के साथ चीजें डेवलप हुई, जैसे कि हमने इतिहास की बुक में देखा था कि लोग गुफाओं में रह रहे थे, यानी पत्थरों को घर बनाकर गुफा बनाकर उसमें रह रहे थे, या फिर वो शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग कर रहे थे। तो उस समय के काल में उनके लिए पत्थर एक तरह का संसाधन था जिसका वो उपयोग कर रहे थे। ओके, तो इस तरह से ये सभी संसाधन है, और ये संसाधन तब बनते हैं जब हम इनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी वस्तु संसाधन किस तरह से बनती है ये आपको समझ में आ गई होगी बात, कि जब हम इन चीजों का, कोई भी चीज होगी, कोई भी वस्तु हो गई आपके आसपास, और उसका उपयोग जब हम करने लगते हैं, बस आपको ये समझना है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। और संसाधनों का अपना मूल्य होता है, और ये मूल्य भी हमारी प्रयोग और उपयोगिता के आधार पर ही डिसाइड होता है। जैसे कि आप को बर्गर खाना पसंद होगा, तो बर्गर बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, लाइक ब्रेड होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, सॉसेस होने चाहिए, राइट। तो उन सब चीजों का आपके पास पता है कि आपको भूख लगी है तो आपको वो खाना भी चाहिए, तो वो आपके लिए एक संसाधन है। पर उसको बनाने के लिए भी कई चीजें तो इकट्ठा करनी पड़ेगी, और उन चीजों को बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कई खर्चे होते हैं, कंपनी को उठाने पड़ते हैं।
तो उसके कारण जो है आप बर्गर खरीदने जाते हो तो लगभग 50 रुपीज़ का एक बर्गर आता है, तो वो उसका मूल्य हो जाता है ना? तो इसी तरह से हर चीज़ का उपयोग के आधार पर उसका मूल्य भी डिसाइड हो जाता है। तो मूल्य का सामान्यतः अर्थ यही समझना है कि कोई भी मूल्य यानी आर्थिक मूल्य होता है, यानी पैसे पर आप खरीद सकते हो उस चीज़ों को, सामान्यतः हमारा आर्थिक मूल्य में वही चीज़ हम काउंट कर सकते हैं कि आर्थिक मूल्य क्या होता है। तो पैसे पर उसके मूल्य के आधार पर कि कोई चीज़ सस्ती है, कोई चीज़ फ्री में मिल जा रही है, कोई चीज़ बहुत महँगी है और इसके आधार पर संसाधनों का जो है मूल्य डिसाइड होता है। अब ये देखिए कि मूल्य किस तरह से डिसाइड होता है। तो जैसा कि हम इकोनॉमी देखेंगे तो कहा जाता है कि चीज़ें जो है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। यानी जब मार्केट में डिमांड होगी तो अपने आप कोई वस्तु है, चाहे वो प्याज ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि प्याज है, तो ये प्याज का मूल्य कैसे डिसाइड होगा कि प्याज कब सस्ता होगा और कब महँगा होगा। तो देखेंगे कि मान लीजिए कि गर्मी का सीज़न है और प्याज की माँग बढ़ गई है, लेकिन मार्केट में जो है प्याज उपलब्धि नहीं है, बहुत प्याज है या फिर हमारे देश को बाहरी देशों से वो प्याज को आयात करना पड़ रहा है और फिर मार्केट में लाना पड़ रहा है और फिर वो लोग उसको ऐसा कि यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब मार्केट में कम चीज़ होगी और लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा कि लोग उस चीज़ को खरीदेंगे और अब ये जो चीज़ है बहुत लिमिटेड वे में है ना? आप देख रहे हो कि हमारे पास कम सम जो है प्याज उपलब्ध है। तो इसके खरीदने के लिए लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ी मचेगी। तो होगा क्या कि अपने आप ये प्याज की कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे संसाधनों का भी होता है, चाहे आप कोई और संसाधन ले लो, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो, कि पेट्रोल के भाव भी इसी तरह से डिपेंड करते हैं कि मार्केट में जब इसकी माँग बढ़ती है और पेट्रोल तब कम हमारे पास रहता है, तो अपने आप जो कम चीज़ रहेगी उसकी वैल्यू जो है मार्केट में बढ़ जाएगी और उसे वही व्यक्ति खरीद सकेगा जो ज़्यादा भाव चुका सकता है, जो ज़्यादा मूल्य चुका सकता है, ज़्यादा पैसे पर महँगी चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता है। तो इस तरह से है कि ये संसाधनों का अपने आप मूल्य डिसाइड हो जाता है समय के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि मूल्य किस तरह से डिसाइड होता है इन सब चीज़ों का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ जो संसाधन है उनका आर्थिक मूल्य होता है, तो कुछ का नहीं होता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे धातु लिया गया है कि कोई भी धातु है, लोहा है, कुछ भी है तो उसका अपना आर्थिक मूल्य है जिसको आप खरीदने जाओगे तो आपको ऑब्वियसली पैसे कुछ उसके बदले चुकाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है बट उनको हम मूल्य में आर्थिक मूल्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके गाँव के आस-पास या फिर आप कहीं हिली एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छे रोमानी एरिया है, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को देख रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वहीं पे जब आप बाहर से टूरिस्ट आकर देख रहे हैं उस चीज़ को, तो एक तरह से वो क्या हो गया कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं, कुछ स्पेंड कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, फिर उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ जो थी, वो वास्तव में पैसा क्रिएट करने लगती है, यानी उसका मूल्य बढ़ जाता है, आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक के रूप में प्रदत्त है, जिसको हमें पता नहीं है, उसको भी हम कि कैसे कि आर्थिक मूल्य नहीं है उनका, पर समय के साथ वो आर्थिक मूल्य में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उनसे हम उनकी वैल्यू बढ़ जाती है समय के साथ, इस तरह से चीज़ें घटित होती है और इन्हीं को कहते हैं कि चीज़ें किस तरह से आर्थिक मूल्य और आर्थिक मूल्य नहीं होती हैं, ये हम पे डिसाइड होता है कि हम कैसे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ संसाधन समय के साथ जो है आर्थिक मूल्यवान होते जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि हमारे गाँव में सुना होगा कि आपकी दादी या नाना जो भी थे, वो हमें बुखार लगता था तो वो कुछ पत्तों की जड़ी-बूटियों से काढ़ा बनाकर हमें पिला दिया करते थे और खाँसी जो है ठीक हो जाती थी, है ना? तो इस तरह की चीज़ें हम सभी के साथ कभी न कभी हुई हैं। चाहे वो हमारी मम्मी हो, दादी हो, नानी हो, कोई भी बड़ा-बुजुर्ग जो इन छोटी-मोटी दवाओं के बारे में जानता होगा, जिससे कि हमारी तबीयत में सुधार हो जाए, उसका उपयोग करके हमने उसका कभी न कभी लाभ उठाया होगा, उन नुस्ख़ों का। तो ऐसे नुस्ख़े जो होते हैं, अगर उनका हम पैटर्न कर दें, अब पैटर्न का मतलब है तो उनको कहीं हम एक जगह रजिस्टर कर दें और बोले कि ये जो व्यक्ति है,
इसने इस चीज की खोज की है, यानी वो उसके नाम का हो जाएगा और वही पर्टिकुलर पैटर्न का उपयोग करके हम उसको मार्केट में लेकर आते हैं, यानी उसी दवा को, उसी काढ़े को हम मार्केट के रूप में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करके, थोड़े प्रचार प्रसार करके, उसको ब्रांड वैल्यू उसकी बढ़ाकर हम लोगों के सामने पेश करते हैं, तो उसी नुस्खे की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, है ना? कि आप भी ऐसा सोचोगे कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, इससे जैसे तुलसी की दवा आती है तो पहले तुलसी को एज अ की दवा के रूप में कंसिडर नहीं होता था, लेकिन जैसे ही उसकी दवाएं आने लगी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए, तो उसका उपयोग बढ़ने लगा तुलसी के प्रोडक्ट का। तो तुलसी तो आमतौर पर एक पेड़ ही है, आप जैसा कि जानते हो, लेकिन किस तरह से उसका उपयोग करके एक दवा बनाई गई और दवा से सर्दी खांसी ठीक होता है और इसको मार्केट में लाया गया, तो क्या होगी, सामान्य रूप से आप देखोगे तो तुलसी की जो वैल्यू है वो तो बढ़ गई ना। तो इसी तरह से होता है कि हमारे अगर कोई नुस्खा आपके पास कोई आइडिया है, तो आपके पास बस आइडिया है, लेकिन उसी आइडिया को जब आप एक आर्थिक मूल्य उसका व्यापार वाणिज्य आप करना शुरू कर देते हो, यानी आप उससे इनकम कमाना शुरू कर देते हो, या फिर उसको आप बिजनेस लेवल पे ले जाते हो, उस चीज को, उसको पैटर्न कराते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज होती है वो आर्थिक रूप में परिवर्तित हो ही जाती है। और इसी से कहते हैं कि कोई भी चीज जो है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, अब आइडिया भी एक तरह का संसाधन है, आप समझ रहे हो ना कि आप जो भी चीज जिनसे आप उसका आर्थिक मूल्य बढ़ा सकते हो, वही जो है कहलाता है आर्थिक रूप से मूल्यवान चीज। यानी कोई भी संसाधन जो है, यानी कोई नुस्खा हुआ, कोई आइडिया हो, कोई विचार हो गया, वो एक तरह का आर्थिक संसाधन बन सकता है जब हम उसको वाणिज्यिक यानी बिजनेस के स्तर पर लेकर जाते हैं और उसका पैटर्न कराते हैं, और इस तरह से जो है कोई भी संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है। यानी आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि आर्थिक मूल्यवान होना पहले से वो अलग बात है, और उस बाद में समय के साथ आर्थिक मूल्यवान यानी उस कोई चीज का उपयोग करके हम पैसा कमाना शुरू कर दे, उसकी आर्थिक वैल्यू बढ़ जाए, तो इस तरह से चीजें मतलब इन्वॉल्व होती हैं, ये आपको समझना है। यहाँ पे सामान्यतः डेफिनेशन दी है कि पैटर्न किसे कहते हैं, तो वही कहा कि कोई भी विचार है, आइडिया है, कोई आविष्कार है, साइंटिस्ट कितनी सारी चीजें खोज रहे हैं। अब उन सब चीजों का क्या होगा कि अगर वो इतने सारी चीजें खोज रहे हैं, जैसे कि ड्रोन, आजकल आप देख रहे हो कि ड्रोन भी काफी प्रचलित है इस समय के इस काल में, कि ड्रोन से हम कहीं की भी पिक्चर ले सकते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड को हायर किए हुए हम निगरानी कर सकते हैं कोई भी चीज की। तो ये एक आविष्कार ही तो है, और इस तरह के आविष्कार या विचार या आइडिया ही को हम जब रजिस्टर करते हैं अपने, एक एक थॉट है पेटेंट, आपको एज ए पैटर्न कराना है तो आपको एक हमारी गवर्नमेंट की पोर्टल है, वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपके जो भी ब्रांड है उसको रजिस्टर कराना है कि ये जो चीज है इस पर्टिकुलर व्यक्ति को बिलोंग करती है, उसी को हम पैटर्न करते हैं, और उसी व्यक्ति के पास ये पर्टिकुलर एक अथॉरिटी होगी कि उस प्रोडक्ट का, उस आइडिया का इस्तेमाल करेगा। और अगर कोई और व्यक्ति बाहरी का, अगर सेम समय पर कोई और व्यक्ति उस चीज को उपयोग में करता है तो वो नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है वो पर्टिकुलर ए व्यक्ति के पास रजिस्टर हो चुकी है और उसको भी यूज नहीं कर सकता। तो ये होता है सामान्यतः पेटेंट का मतलब। तो देखिए कि समय और प्रौद्योगिकी दोनों जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि समय के साथ जो है प्रौद्योगिकी का विकास होता है। अब प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए कि ऐसी कोई भी चीज या फिर कौशल या विकास या कोई भी आइडिया, कोई भी ज्ञान जो आपको पता है और उसका उपयोग करके आप कुछ बेटर कर सकते हो, वही बस प्रौद्योगिकी है। सामान्य भाषा में आप ये समझ लो कि आपको अच्छी तरह से कुछ कुकिंग बनानी आती है, आप उसको और ज्यादा उसमें कुछ ऐड ऑन करके आप उसको बढ़िया टेस्ट दे सकते हो, आपका नॉलेज इतना है, तो हाँ, उस चीज को इस्तेमाल करना आपको, या फिर उस चीज को बनाने के लिए आपने कुछ नया बना दिया, तो उस चीज को, उस तरीके को, उस आइडिया को प्रौद्योगिकी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी आज के समय में हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल करने का एक साधन बन चुका है। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रौद्योगिकी भी जो है एक संसाधन है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करके
हम नई चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो प्रौद्योगिकी बना रहे हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं, वो भी हमने ही बनाई है। यानी पर्टिकुलर आपके माइंड से तो निकला है कोई आइडिया, तभी तो वो कहीं जाकर विकसित हुआ है। तो इस तरह से आपने जो एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की, वही टेक्नोलॉजी दूसरे के काम में आई, फिर उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किसी तीसरे ने किया। ये पूरी डेवलप होती चीजें हैं, ये आपको पैटर्न समझना है कि अंततः ये जो आइडिया, जो बाहरी चीज दिखाई दे रहा है, वो मनुष्य के थ्रू ही शुरू हुआ है। ओके, तो बस आपको प्रौद्योगिकी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ऐसा बनाते हो जो कुछ ऐड ऑन करता है, कुछ नई चीज को, नए आइडिया को जन्म देता है, वही प्रौद्योगिकी है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि लोगों के विचार हो गए, ज्ञान हो गया, आविष्कार हो गया, खोज हो गई, ये सभी चीजें एक नई चीज को जन्म देती हैं और इस तरह से जो है प्रत्येक चीज का आविष्कार होता है और वो चीज आगे बढ़ती है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आग का, कि आग की खोज तो आदि मानव ने की थी खाना बनाने के लिए, लेकिन उसी आग का उपयोग आज हम कितनी सारी प्रक्रियाओं में कर रहे हैं, कितने सारे प्रोसेस में कर रहे हैं। तो इस तरह से एक आग भी संसाधन हो गया हमारे समय के काल में। इसी तरह से पहिए का खोज प्राचीन काल में हुआ, आदि मानव ने शुरू किया, लेकिन उसी पहिए के माध्यम से आज हम नई-नई आइडिया के माध्यम से गाड़ियों का जो विकास है वो हो रहा है, नई-नई विधियां आ रही हैं। तो ये भी एक आविष्कार भी एक प्रौद्योगिकी हुआ और जो प्रौद्योगिकी हुई वो भी मानव के थ्रू ही जन्मित हुई है। तो प्रौद्योगिकी भी एक संसाधन हो गया और जिसको जन्म करने वाला प्रौद्योगिकी का व्यक्ति है वो भी एक खुद संसाधन हो गया, यानी मनुष्य भी खुद अपनी मतलब एक स्थान पे संसाधन हो गया, क्योंकि वो चीजों को उपयोग में ला रहा है। आई मीन उपयोग करना और उसको लाना प्लस और उन सारी चीजों को कंबाइन करके एक नई चीज को क्रिएट करना पूरा एक प्रोसेस है और ये पूरा जो प्रोसेस है ये सब संसाधन के साथ ही घुल मिल गया है। जैसे कि जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी इससे तेजी से विकास हुआ और जल से यानी बहता हुआ जो जल था उससे हमने ऊर्जा निर्मित करना सीखा। तो ये जल भी एक क्या हो गया, उपयोग में लाए हम इसको, तो ये भी एक क्या हो गया कि महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। अब संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं, तो संसाधनों के बारे में हमने समझा कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु जिसका हम उपयोग में ला रहे हैं तो वो संसाधन है। अब ये उपयोग में लाने के लिए दो चीजें कारगर होती है। एक तो प्रौद्योगिकी होती है, यानी प्रौद्योगिकी या कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कोई संसाधन को उपयोग में ला रहे हैं, या फिर समय के साथ कोई चीज हमारे उपयोग में आ जा रही है, तो ये सब संसाधन को मैटर करती चीजें हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट संसाधन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि संसाधन के प्रकार क्या है। तो सामान्यतः इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव भी खुद एक संसाधन है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया कि 3 संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग या फिर जिनको बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और ये प्राकृतिक संसाधन हमें सीधे पृथ्वी से मिले हैं, तो इसको हम आप समझ सकते हो कि ये प्राकृतिक है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन में आते हैं और इनका उपयोग करने के लिए हमें ज्यादा से कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे कि वायु हो गया, मिट्टी हो गया, नदी हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वो भी एक संसाधन है, मतलब ऊर्जा का आप कह सकते हो। तो ये सभी चीजें जो संसाधन की कैटेगरी में आ रही है, ये आप देख सकते हो कि प्राकृतिक संसाधन है। उसी तरह से प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए औजार और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब ये कैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा हमारे आ रही है, तो ये तो एक प्राकृतिक संसाधन है सूर्य की ऊर्जा, क्योंकि इसमें मानव द्वारा कोई योगदान नहीं है, हम बस इसका उपयोग कर रहे हैं ऊर्जा का। ठीक है, तो इस ऊर्जा का उपयोग तो हम सदियों से कर रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे पास इस ऊर्जा जो धूप आ रही है पृथ्वी पर, उसका उपयोग हम अगर ऊर्जा यानी विद्युत बनाने में करने लगे तो क्या होगा फिर, है ना। तो ये कब होगा, जब टेक्नोलॉजी विकसित होगी, यानी कोई प्रौद्योगिकी, कोई हम ऐसा मशीन खोज दे कि इस तरह की ऊर्जा को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे, तो ये क्या होगा कि एक तरह से प्रौद्योगिकी डेवलप हो गई। अब ये होगा तो हमारे पास जो
एक ऊर्जा थी, जो सूर्य की ऊर्जा थी, जो प्रकाश था, वो भी एक संसाधन के रूप में, एक अलग संसाधन के रूप में बदल गया। एक तो हम सीधा ऊर्जा का उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम उसका प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसका अन्य रूप का भी उपयोग करने लगे हैं, तो ये संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधनों का हम अलग-अलग रूपों में भी उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर कोई और मशीन या औजार को विकसित करके। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कुछ यहाँ पे किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो सामान्यतः जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका वर्गीकरण उनके विकास के आधार पर किया गया है कि उन प्राकृतिक संसाधनों का विकास किस तरह से होता है। ठीक है, पहली कैटेगरी। उसी तरह से दूसरी जो कैटेगरी है कि प्रयोग के स्तर पर, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका प्रयोग किस तरह से स्तर पे किया जाता है या फिर किया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है इन प्राकृतिक संसाधनों में, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं। साथ में जो वर्गीकरण का तीसरा रूप है, वो है उद्गम स्थल। इन प्राकृतिक स्थानों का उद्गम स्थल कहाँ पे ये पाए जाते हैं, कौन सी जगहों पर ये उपलब्ध है। उसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण कितना है, कितने मात्रा में ये उपलब्ध है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो कि जल का भंडारण, तो जो जल है वो पृथ्वी पर लगभग 97% एरिया में कवर करता है, लेकिन मानव के उपयोग के लिए तो जल बहुत कम ही है ना। जैसे कि पीने के लिए पानी हो गया, तो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह से इसका भंडारण कहाँ पे है, इसके स्रोत क्या है, इसका वितरण कौन-कौन सी जगहों पे है जल का। इस तरह से आप उदाहरण के माध्यम से इसको देख सकते हो कि इसका भंडारण, यानी जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, और इस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण कहाँ पे हो रहा है, इसका वितरण का एरिया कहाँ-कहाँ है। इस कैटेगरी में प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। तो एक-एक करके हम इन जो भी प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है, वो विकास और उपयोग के आधार पर। तो जब आप नोट्स बना रहे हो, मान लीजिए कि आप प्राकृतिक संसाधनों का नोट्स बना रहे हो, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद इसको किसी कैटेगरी में बांट दोगे इस तरह से। इसके बाद आप डालोगे कि यहाँ पे विकास, यहाँ पे प्रयोग के स्थल, उद्गम स्थल, यहाँ पे भंडारण और विस्तार। उसके नीचे फिर आपको इस तरह के 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है, विकास और उपयोग को, और उसकी भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिसका नाम है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है अगर आप नोट्स में इसको लिख रहे हो तो। और मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि आप लिखो इसको, क्योंकि अगर लिखने की हैबिट आपकी डेवलप होगी तो आप मेंस के एग्जाम में मतलब इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो विकास के उपयोग के आधार पर जो है संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। अब संभाव्य का मतलब क्या हुआ, अब तो ये देखो, संभाव्य का मतलब है कि ऐसे संसाधन जिनकी संभावना हो भविष्य में कि वो संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे संसाधन। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा आपको थॉट याद रखना है। तो वास्तविक संसाधन क्या है, तो ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें पता है कि ये इतनी मात्रा में उपलब्ध है, इस जगह उपलब्ध है, और इनका उपयोग पर्टिकुलर हम किसी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम जर्मनी की उदाहरण देख ले कि जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर प्रदेश, वहां पे कोयला मिलता है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोयला माना जाता है। तो ये कोयला जो है हमें पता है कि इतने इसकी क्या मात्रा है, यानी कितने क्वांटिटी में यहाँ पे उपलब्ध है। साथ में इसका उपयोग कोयले का जो है आप सभी को पता है कि लोहे के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से जो कोयला विद्युत के निर्माण में भी किया जाता है, तो हमें इसकी मात्रा पता है कि ये इतना उपलब्ध है, हम इसको इतने समय तक उपयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर ये समय के साथ खत्म होता है, तो हम इसके अल्टरनेटिव सोर्स के बारे में ढूंढ सकते हैं कि कोयले का उपयोग हम विद्युत को बनाने में कर रहे हैं, है ना। अगर यही कोयला यहाँ पे लिमिटेड है और खत्म हो रहा है, तो हमें कोई और दूसरे सोर्स की तरफ तो जाना पड़ेगा हमारे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से हम इसके बारे में हमें एक ठोस जानकारी है वास्तविक संसाधन के बारे में, तो इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है कि वास्तविक संसाधन क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बस ये इनकी हमें मात्रा पता होती है, इनका उपयोग हम कितना लिमिटेड वे में कर सकते हैं, पूरा हम गणना कर सकते हैं आगे पीछे इसके बेस के आधार पर, उसी को हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में जैसे कि हमने जर्मनी की बात की, उसी तरह से पश्चिमी एशिया में जो खनिज तेल मिलता है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया ये सब देश आते हैं,
मिडल ईस्ट एशिया के जो देश आते हैं, ये सभी खनिज तेल के उत्पादन में अपना मतलब महत्वपूर्ण क्या है एक तरह से योगदान देते हैं। तो ये एक लिमिटेड संसाधन है कि इस वाले क्षेत्र पे जो है जो खनिज तेल है मिलता है, और ये पूरे देश में ये कंट्री जो है कुल 5 देश है ओसीडी के नाम से आप पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में ये हमेशा आते रहते हैं। तो ये मतलब पूरे देश को मतलब खनिज तेल का सप्लाई करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हमें पता है कि खनिज तेल मौजूद है, इतनी मात्रा में मौजूद है और इसका उपयोग हम इतने समय तक कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर हम इसके बारे में ठोस हमें जानकारी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी वास्तविक संसाधन की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दक्कन पठार की, कि वहाँ पे जो काली मिट्टी मिलती है, तो वो वहाँ पे कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इस एरिया की काली मिट्टी के बारे में ठोस ज्ञान है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका सही से उपयोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकें। इस तरह से हम पूरी गणना कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये सब क्वांटिटी हमें जब पता होती है, तो हम आगे की प्लानिंग करके हम चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, और अगर उसके अल्टरनेटिव को ढूँढ सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ खत्म हो रही है, तो इस तरह से जो है वास्तविक संसाधन को कैटेगरी में बाँटा गया है प्राकृतिक संसाधनों को। या बस आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है। अब देखते हैं कि संभाव्य संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका हमें कोई ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ इतनी मात्रा में है, पर हमें उसके पोटेंशियल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि वो संभावना पर निर्भर संसाधन है, जिनका हमें ऐसा मतलब अनुमान है, या फिर हम ऐसे भविष्य में इसके उपयोग को सोच सकते हैं कि कोई चीज़ है और उसका हम उपयोग भविष्य में करने के लिए मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी ढूँढ सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका अभी करंट में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका करंट में उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब हमें ना ही उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है, ना ही कुछ ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन रिसर्च चालू है कि हम उसका कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ सालों बाद, अब साल में मतलब चाहे तो 50 साल मान लीजिए, चाहे 100 साल मान लीजिए, ये कुछ सालों के बाद हमें अगर कोई नई टेक्नोलॉजी हम ढूँढ लेते हैं, नया आइडिया ढूँढ लेते हैं, तो हम अगर मान लीजिए कि संसाधन ए नामक संसाधन है, उसका अभी उपयोग नहीं करें, लेकिन जब टेक्नोलॉजी या कोई आइडिया आ जाएगा, तब हम उसका उपयोग करने लगेंगे, तब मतलब मान लीजिए कि तब उसकी संभावना है उपयोग करने की। इस तरह से संभाव्य संसाधन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यूरेनियम, यूरेनियम का आज बहुत बड़ा पोटेंशियल है विद्युत के उत्पादन में। मान सकते हो आप कि देश आज इसके उपयोग करके मतलब विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। मतलब आज भी कई विकसित देशों में यूरेनियम प्लांट बिछाए गए हैं, और इसके कारण जो है हमारी उपयोगी जो दिनचर्या की उपयोगी चीजें हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है, इन सबको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इसकी पूर्ति के लिए हम कोयले पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कोयले का पता है कि हमें अगर हम भरपूर मात्रा का भी फुल पोटेंशियल से भी कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ समय बाद वो कोयला खत्म हो जाएगा, और जब खत्म होगा तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हमें कोई दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा कि हम क्या नया और ढूँढ सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये एक खोजी की गई है, जिससे ये पता चला है कि यूरेनियम में ये संभावना है कि हमारी जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उसको इसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जो बिजली की ज़रूरत है उसको इसके उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। तो ये एक संभावना को दर्शाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हो कि 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनें एक संभावना थी। यानी लोगों ने ऐसा अनुमान किया था कि अगर पवनों का इस्तेमाल, जो पवनें बहती है तेज गति से हवा, उसका अगर हम इस्तेमाल कर सकें इस मतलब विद्युत के उत्पादन में, तो कितना बढ़िया होगा। लेकिन आज हम एक्चुअल में उसका उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पवन चक्की लगी है, और सबसे ज्यादा जो देश है वो है नीदरलैंड, जो पवन फर्मों को लगाता है और पवन चक्की का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा जो है विद्युत उत्पन्न करता है। तो इस तरह से लगभग 50 टू 40% जो विद्युत की आपूर्ति है उनकी इस पवन चक्की से हो जाती है। तो एक अनुमान से कैसे संभावना हुई और संभावना से वो वास्तविकता में कन्वर्ट हुई। यानी कोई भी संभावना समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है और चीजों के रूप बदलते हैं,
और वो संभावना वास्तविकता में बदल सकती है। तो इस तरह से संसाधन के रूप होते हैं। इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है वो है तमिलनाडु के नागरकोइल का और गुजरात के पट का। वहां पे भी हम पवन चक्कियों के उदाहरण देखने को मिले हैं। यानी बिजली की आपूर्ति के लिए हम इन पवन चक्कियों का उपयोग करते हैं। हमारे देश में भी ये पवन चक्कियां लग चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन दो रूपों में मिलते हैं। तो आपको ये चार्ट बनाना है कि उत्पत्ति के नीचे दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब अजैविक और जैविक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अजैविक का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुएं, जबकि जैविक का अर्थ होता है सजीव। अब मृदा हुई, चट्टानें हुई, खनिज हुई, ये सब अजैविक संसाधन है, यानी बड़े रूप में ये मिलती है, पर ये ऐसी चीजें जो सांस नहीं लेती हैं उनको हम अजैविक कहते हैं। ठीक है, वो जो हिल मुल नहीं सकती है, ऐसी चीजें होती है। लेकिन जैविक संसाधन जो हिल सकती है, जो श्वास लेती है, जो खुद का भोजन बनाती है, उनको हम जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे कि पौधे हुए या फिर जीव जंतु हो गए। तो ये हमारे जैविक संसाधन है। उसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों के नेक्स्ट जो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड करोगे तो वो है प्राकृतिक संसाधनों के रूप के बारे में, इनका रूप किस तरह से है। तो प्राकृतिक संसाधनों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब नवीनीकरण का मतलब क्या होता है और अनवीनीकरण का मतलब क्या होता है। तो नवीनीकरण नाम से पता है कि ऐसी संसाधन जिनका हम नवीनीकरण कर सके, यानी एक समय के बाद उसका पुनः उपयोग कर सके और कुछ समय बाद मतलब रिसाइकल करके कैसे भी करके नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका यूज कर सके। तो ऐसी चीजों को हम नवीनीकरण की कैटेगरी में डालते हैं और उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीनीकरण है संसाधन है, उनको हम मान लीजिए कि एक बार इस्तेमाल करते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी, उनको हम दोबारा भविष्य में फिर प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती है। अगर संभावना रहती भी है तो वो जो टाइम पीरियड है वो लगभग हजारों साल का होता है। तो इसी के कारण इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और इसी के कारण इसको हम अनवीनीकरण की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि प्राकृतिक संसाधनों के रूप, तो दो रूप में ये डिवाइडेड है प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। जैसा कि दूसरी अन्य भाषा में आप डिवाइड कर सकते हो इसको कि परंपरागत संसाधन और अपरंपरागत संसाधन। ठीक है, तो नवीनीकरण संसाधन में बात करें तो इनको हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं, इसको नवीनीकृत शीघ्रता से कर सकते हैं और पुनः अपनी आपूर्ति जो जरूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत असीमित है, मतलब इसको हम नष्ट होने की संभावना नहीं है, ना ही अभी वर्तमान काल में, नहीं भविष्य काल में, यानी ये जो चक्र है ये हमें प्राप्त होने वाला ही है। और ये जो मुख्यतः है सामान्यतः हम बात कर सकते हैं इस कैटेगरी में चीजें आती है, तो सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये सब क्या है नवीनीकरण संसाधन है जिनको हम अनलिमिटेड वे में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो नवीनीकरण संसाधन है जैसे कि जल हुआ, मृदा हुई, वन हुए, ये कहीं ना कहीं समाप्त होने की स्थान पे है, क्योंकि इनके भंडारण जो है सीमित मात्रा में है। वर्षा के थ्रू हमें जल तो प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश जो जल है वो सागरों में मिल जाता है, तो इसके कारण जल संकट की एक संभावना रहती है। मृदा की भी संभावना इसलिए है क्योंकि मिट्टी जो है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हजारों वर्षों की प्रक्रिया के माध्यम से वो मिट्टी जो ऊपरी परत है वो हमें मिली है। अब ये मिट्टी जो है वर्षा के कारण, पवन के कारण या फिर अन्य कारणों से ये मृदा का अपरदन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है और इसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी है वो नष्ट हो रही है। अब इसके कारण भी मिट्टी की जो हमारी उपलब्धता है उपजाऊ मिट्टी की वो कम हो रही है। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो हम भोजन किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से इनका भी अपना जो है एक लिमिटेड वे है। प्राकृतिक संसाधन तो है नो डाउट, बट इनकी क्या बोलते हैं कि खत्म होने की संभावना निकट है। इसी तरह से वन हुआ, तो वनों का भी हम कितना देखे जा रहे कि हर एक चीज के लिए फर्नीचर हो गया, किताबें हो गई, कागज हो गया, इन सब के निर्माण में हम पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों को काटने से क्या होगा कि अगर पेड़ कटेंगे तो जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी तो नष्ट हो जाएंगे, उनके भी तो अस्तित्व पर खतरा आएगा। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधन एक तरह से संकट
कैटेगरी में आते हैं, जिनका हम कह सकते हो कि नवीनीकरण तो है। अगर हम इनका सही से उपयोग करें, जल का सही से उपयोग करें, मिट्टी का सही से रख-रखाव करें, वनों की देखरेख करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, तो ये हमें पुनः प्राप्त तो हो सकते हैं कुछ सालों बाद, लेकिन वो करने के लिए हमें अपने आप से कमिटेड होना पड़ेगा कि हमें ये करना है, क्योंकि जब ये चीज़ें नष्ट होंगी तो हमें इन्हें पुनः प्राप्त करना मतलब मनुष्य की मतलब कैपेसिटी में तो नहीं होगा। क्योंकि वर्षा अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में लिमिटेड होती है, चाहे आप उदाहरण के लिए बात कर सकते हो, जल की उपलब्धता राजस्थान के क्षेत्र में देखते होंगे कि न्यूज़ में हम देखते हैं गर्मियों के सीज़न में कि महिलाएँ जो हैं दूर कई मील चलकर पानी लेकर आती हैं और खाना बनाती हैं, फिर घर के काम करती हैं। तो राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जल की कमी है, क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया में आता है। लेकिन वहीं पे जो उत्तर भारत है, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं और जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, एटलीस्ट एवरेज वर्षा तो हो ही जाती है कि वो साल भर अपना गुज़ारा कर सकें और पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर इसी जल का हम सदुपयोग ना करें और बाँध या फिर इसका रख-रखाव ना करें, तो ये जल जो है, जो पीने लायक मीठा पानी है, समुद्र में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उपयोग में ही नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हम पर डिपेंड करता है कि ये जो नवीनीकरण संसाधन है, इनको हम लापरवाही से ना उपयोग करें, जिससे कि ये जो इनकी उपलब्धता है, इनको खतरा हो। जल जो है, जैसे कि उदाहरण में यही बात की गई है कि फिर भी हम जल असीमित है, फिर भी हमें उसकी जल की कमी हमें महसूस होती है। आज भी इसकी कमी महसूस हो गई है। दुनिया के कई क्षेत्रों में जल कई-कई दिनों तक आप अफ्रीका में कहानी सुने होंगे कि वहाँ पे वीकली जल पहुँचाया जाता है लोगों को और लोग उस दिन पूरा काम छोड़कर खाली पानी लेने के लिए लाइन में घंटों खड़ा रहते हैं। तो इस तरह से हम जल की कमी को महसूस कर रहे हैं। अब अनवीनीकरण संसाधनों की बात कर लेते हैं। तो अनवीनीकरण संसाधन जो है, जिनका हम कुछ समय तक उपयोग करें और वो पूरी तरह खत्म हो जाए और उनका भविष्य में मिलने का कोई कोई भी संभावना ना हो, उन्हीं को हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, आसान भाषा में। तो ये संसाधन जो है लिमिटेड है, मतलब इनका भंडारण सीमित है। इनको हम कह सकते हो कि आप पूरा अनुमान लगा सकते हो कि ये संसाधन इतने समय तक चलेंगे, इनका उपयोग इतने समय तक होगा, उसके बाद ये नष्ट हो जाएँगे और उनको प्राप्त करना पुनः बहुत हार्ड होगा। जैसे कि आप बात कर सकते हो कोयला के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में। ये सब अनवीनीकरण संसाधन है, ठीक है? अब संसाधनों के वितरण के आधार पर हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, मान लीजिए संसाधन है तो उसमें इनका वितरण किस तरह से है। रूप के बारे में देखा कि अनवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन हुए। अब इनकी वितरण कहाँ-कहाँ ये उपलब्ध है और कहाँ-कहाँ नहीं है, उसके आधार पर भी इन संसाधनों को बाँटा गया है प्राकृतिक संसाधनों को। जैसे कि सर्वव्याप, अब सर्वव्याप मतलब ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन जो है सभी को प्राप्त होने वाले हैं, तो सर्वव्यापी हो गए। लेकिन वहीं पे कुछ संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन, वो स्थानिक रूप से ही लिमिटेड लोगों तक पहुँच है उनकी, उन्हीं को हम स्थानिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि वायु है, वो सर्वव्यापक है, सभी उसका उपयोग करते हैं सांस लेने में। लेकिन वे संसाधन जो किसी निश्चित क्षेत्र में ही मिलते हैं, उन्हीं को हम स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि तांबा हो गया और लौह अयस्क हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का अगर वितरण के हिसाब से वर्गीकरण करें, तो प्राकृतिक संसाधन कई मतलब कई मुद्दों, कई कैटेगरी, कई कारणों पर डिपेंड होते हैं कि वो कहाँ उपलब्ध है, कहाँ पे नहीं है। और इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर स्थित जो भूभाग है, पृथ्वी का एरिया है, कहाँ पे मान लीजिए कि महाद्वीप है, उस महाद्वीप पर क्या जलवायु स्थिति है, क्या उसकी समुद्र से ऊँचाई है, क्या वहाँ का तापमान है, वहाँ पे ठंडी है कि गर्मी है। ये सारी सब चीज़ें, ये जलवायु दशाएँ भी डिसाइड करती हैं कि इस एरिये पर कितना प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। और इसी के कारण जो है, यानी प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो दशाएँ होती हैं, वो अगर अनुकूल होती हैं, मतलब मान लीजिए कि किसी जगह पर अब उदाहरण के रूप में भारत का छोटा नागपुर का एरिया है, वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे भरपूर मात्रा में कोयले के और लौह अयस्क मिलते हैं। तो वहाँ पे जलवायु दशाएँ और वहाँ पे जो अन्य कंडीशन है, वो सब अनुकूल है। इसी के कारण तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे ये सब चीज़ें पाई गई हैं। अगर लेकिन वहाँ पे अगर पृथ्वी का भूभाग सही से ना हो या फिर वहाँ पे दलदली इलाका हो, तो क्या हमें वहाँ पे
लोएस्ट मिलेगा नहीं ना। तो इसलिए भूभाग बहुत मैटर करता है पृथ्वी का स्तर का, कि किस जगह पे कौन से संसाधन उपलब्ध है, कौन से नहीं है, उनकी क्या उस जगह की भूभाग की क्या जलवायु है, उसकी क्या समुद्र से ऊंचाई है। ये सारे फैक्ट है जो मैटर करते हैं किसी भी स्थान के प्राकृतिक संसाधन के उपलब्धता में, जो आपको ध्यान में रखना है। और इसी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर विभिन्न भागों में जो है संसाधनों में असमानता देखने को मिलती है। कहीं संसाधन आप देख सकते हो कि भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि आप अफ्रीका के कंट्री की बात कर लो, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वहां के इलाके पे लोग सोने की खुदाई करते हैं। आई मीन वहां पे सोना भी एक संसाधन है, क्योंकि उसका एक आर्थिक मूल्य है। तो यहाँ पे सोने के भंडार मिले गए हैं, लेकिन वहीं पे दुनिया के अन्य कोनों की बात करें तो वहां पे सोने के भंडार ऐसे नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके भूभाग, उसकी जलवायु दशाएं, उसकी ऊंचाई, सारी भौतिक जो कारक है ये मैटर करते हैं। इसके कारण वो प्राकृतिक संसाधन वहां पे उपलब्ध है। उसी तरह से आप इस चीज को मतलब एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों के होने के लिए भी दशाएं अनुकूल होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो, और नहीं है, इसी के कारण जो पृथ्वी पर कहीं पेट्रोलियम अधिक है तो किसी क्षेत्र पर पेट्रोलियम का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। कोयला कहीं किसी देश के क्षेत्र पर भंडार के रूप में है तो किसी देश के लिए बिल्कुल भी वो उपलब्ध नहीं है। इसी तरह पेट्रोलियम और कोयले और प्राकृतिक गैस की भी बात कर ले आप, तो ये सब दशाओं पे भी निर्भर करते हैं कि किस तरह की दशा है वहां पे प्राकृतिक संसाधनों के लिए। अब बात करते हैं कि संसाधन का भंडार, तो सामान्य तो शब्दावली है, इस आप टर्म से ही समझ गए होंगे। संसाधन का भंडार का मतलब है कि उपयोग में किए जाने वाले संसाधनों की अगर उपलब्धता है और वो काउंटेबल है, मतलब मान लीजिए कि उपलब्ध तो है लेकिन कितनी मात्रा में उपलब्ध है इसका हमें ज्ञान है, और इसको हम ऑल ओवर उसके एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कब खत्म होगा, कब नहीं होगा, इसका क्या क्या पर्पसेस के लिए उपयोग होगा। ऑल ओवर जब हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं तो, और कह सकते हो कि आप संसाधनों का, आप इतना भंडार यहाँ पे स्थित है, या फिर इसका इस प्राकृतिक संसाधन का भंडार यहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से ये टर्म है कि आपको समझना है कि संसाधनों की उपलब्धता मतलब कि उनका भंडार। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। तो जैसा कि हमने बात किया कि तीन तरह के संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव भी एक संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, कोयला तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जब मानव अपने उपयोग के लिए कर रहा है तो वो हो जाता है मानव निर्मित संसाधन। और मूल रूप उसका मतलब अगर उपयोग में करेगा तो उसका मूल रूप तो ऑब्वियसली बदलेगा ही। जैसे कि आप दूसरा उदाहरण देख सकते हो कि गेहूं है, गेहूं की फसल है, आप लगा रहे हो। पहले नहीं पता था कि गेहूं का उपयोग हम भोजन के लिए कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ चीजें बदली और उसका उपयोग होने लगा। अब गेहूं एक प्रत्येक किसान जो है वो भी उगाता है, और एक बिजनेसमैन है उसी गेहूं को खरीद कर आटे में कन्वर्ट करके, जैसा कि आप आशीर्वाद आटा का उदाहरण ले सकते हो, ये सीधा आटा बेचते हैं रोटी बनाने के लिए, और बताते हैं कि इनके आटे मतलब बहुत फुली फुली रोटियां मिलती हैं। तो आपको बस डेमो दे रही हूँ कि इस तरह से जो है ये संसाधन का इसका क्या किया इन्होंने, अब गेहूं से इनका आटा में कन्वर्ट और आटे से उसको मार्केट में लेकर आए और उसको बेचना शुरू किया। इस तरह से इसका क्या किया कि एक बिजनेस के रूप में गेहूं का दूसरा रूप बदल गया और आटे के रूप में उसको शुरू किया बेचना। तो इसका रूप तो बदल गया और इसका आर्थिक मूल्य भी बदल गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है प्राकृतिक संसाधन था पहले, अब क्या हो गया, आटे से रोटी बनाना वो एक मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब यहाँ पे कई होता है कि रोटी, यानी आप रेस्टोरेंट देखते होगे तो रेस्टोरेंट में खाना जो मिलता है वो भी तो एक संसाधन है, कि मान लीजिए कि प्राकृतिक रूप से जो चीजें मिली, जो भी फल फूल सब्जियां मिली, वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब उन संसाधनों को फिर मानव ने अपने उपयोग में लाना शुरू किया और अपने पर्पसेस के लिए उपयोग करना शुरू किया, पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो वो मानव निर्मित हो गया। अब उसी मानव निर्मित से नया ज्ञान, नई विचार को जोड़कर उसको उसको वो रेस्टोरेंट में बेचना, खाना बनाना, बेचना शुरू किया, लोग उसको खरीदने लगे। तो ये एक तरह से उसका क्या आर्थिक मूल्य भी तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि कहाँ प्राकृतिक संसाधन से जब मानव जो है उन संसाधनों का उपयोग अपने उपयोग में कर रहा है और फिर
नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज, नए विचार को ऐड करके उसको फिर मार्केट में ला रहा है या फिर अन्य पर्पसेस के लिए उसको बेच रहा है या फिर उपयोग में ला रहा है, तो वो उसका आर्थिक मूल्य, उसका रूप, उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल जा रहा है। इस तरह से ये संसाधन है, एक चक्र के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, ये घूमते रहते हैं। जैसा कि लो अयस्क का उदाहरण दिया गया है कि पहले तो समय के साथ पता नहीं था कि ये संसाधन है, लेकिन जब हमने टेक्नोलॉजी विकसित की, जब हमने लोहा बनाना सीखा, तब हमें पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और धीरे-धीरे जो है हमने लो अयस्क यानी लोहे की वैल्यू आज देख रहे हो कि मार्केट में बहुत हाई लेवल पे है। और जितने भी जो लोहा उत्पादन कंपनियां हैं, वो कितनी मतलब बहुत सारे बिजनेस का ये लगभग 30 टू 40% ऑल ओवर कवर करती हैं प्रॉफिट में। तो इस तरह से लोहा बनाना भी एक बिजनेस हो गया, फिर इसको मार्केट में लाना, बेचना। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मानव ने अपना मस्तिष्क यूज किया, माइंड यूज किया और उस पर उसको इस्तेमाल में लाना शुरू किया कोई भी चीज को, तो वो मानव निर्मित संसाधन के रूप में कंसिडर हो गया। तो सामान्यतः आपको वही ध्यान में रखना है कि जब मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने उपयोग, जैसे पुल हुआ, सड़क हुआ, मशीन हुआ, वाहन हुआ, जहाँ पे हम लोहे का उपयोग करते हैं, तो बनाना शुरू कर दिया और उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन तो है ही कि मानव ने जो निर्मित किया संसाधन, वो तो मानव निर्मित है, इसलिए उसको ये कह दिया गया। लेकिन मानव को बनाने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए। अगर मानव के पास ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं होगा कि उसको क्या करना है, तो वो क्या कुछ कर सकता है? कुछ नया आविष्कार कर सकता है? नहीं। तो मानव को मानव संसाधन बनाने के लिए जो प्रक्रिया आती है, वो है मानव संसाधन का विकास। यानी इसी से कि मानव, अगर हम जैसे आप इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं कि इंजीनियर्स कब बने? कि जब धीरे-धीरे उन्होंने कोई पढ़ाई शुरू की, उनके पास आइडियाज आए, फिर उन आइडियाज को उन्होंने अप्लाई किया और नई चीज, नए क्रिएशन, नई मैकेनिक रिसर्च, नया कुछ ढूंढ दिया उन्होंने। तो इस तरह से वो क्या हो गया कि एक तरह से आइडिया को उनके पास आया, उसको और उन्होंने बेटर आइडिया प्रपोज किया और आविष्कार कर दिया एक नई चीज का। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इंजीनियर का, वो उनको शिक्षा देना, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको और आइडियाज के लिए मोटिवेट करना, ये सब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है मानव को मानव विकास के रूप में। मतलब मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए मानव को पहले उसके मस्तिष्क का विकास होना जरूरी है और इसी को कहते हैं मानव विकास संसाधन। अब मानव की बात कर लेते हैं, जो तीसरा पिलर था कि संसाधनों की कैटेगरी में प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। मानव भी खुद एक संसाधन है। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान होगा, कौशल होगा और प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी। जब आइडियाज होंगे तभी तो कुछ ना कुछ बना पाएंगे। और इसलिए मनुष्य जो एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, जैसे कि लोग कहते हैं, लोग जो है मानव संसाधन होते हैं और इन मानव संसाधन को शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कोई संसाधन है, मतलब आप ही है, कोई स्किल वाला व्यक्ति है जो गांव में रहता है और वहां पे वो बिजनेस शुरू करता है, यानी उसके पास स्किल है पानी बेचने का या फिर कोई भी कुछ काम करने का, तो वो स्किल है, इसके कारण वो एक तरह का कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर रहा है। तो क्या है कि उसने वहां पे अपना एजुकेशन किया होगा, अपना मतलब खुद का बिजनेस सेटअप किया होगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो उसके लिए उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ढूंढा होगा। इस तरह से इसने क्या किया कि एक आइडिया को जनरेट किया कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कुछ नया कर सकता है गांव में भी। तो ये क्या हुआ कि ये कह सकते हो कि स्किल वाला बंदा है, इसके पास कौशल है, इसके पास आगे बढ़ने की क्षमता है और ये कुछ नया क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक क्या हुआ कि ये कुछ क्रिएट कर रहा है, ये खुद एक संसाधन हो गया। और वहीं पे आप अनस्किल्ड एम्प्लॉइज या फिर जो मजदूर है उनकी बात कर लो, तो उनको अगर कोई आइडिया नहीं है कि उनको क्या करना है, उनके पास कुछ चीज का ज्ञान नहीं है, तो उनको आप जो कहोगे वो करेंगे और उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये लोग क्या हो गए कि अनस्किल हो गए और ये उतना मतलब योगदान नहीं देंगे मानव संसाधन में जितना एक स्किलफुल बंदा देता है। इसलिए तो सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे कि युवा जो है हमारे देश के, उनको ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल बनाया जा सके और वो
अपना इकोनॉमी में योगदान दे सके। इस तरह से ये मानव भी खुद एक संसाधन है और मानव को संसाधन बनाने के लिए भी कई चीजें की जरूरत होती है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब अगर स्वास्थ्य बेटर है तो वो एजुकेशन लेगा तो कुछ नया करेगा, नई सोच, नया कुछ आइडिया लेकर आएगा, राइट। लेकिन अगर उसके पास वही चीज, बेसिक चीजें, जरूरतें नहीं होंगे तो वो कैसे करेगा। इसी तरह से जो लोग कौशल बनाने का कार्य होता है उसी को मानव संसाधन विकास कहते हैं, कि जो कार्य प्रोसेस हो रहा है, किसी को स्किल देना, किसी को कुछ नया सिखाना या फिर नए रिसर्च करना, वो करने का जो कराने का प्रक्रिया है वो मानव संसाधन विकास के कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य की बात की गई है कि सामान्यतः लोगों की संख्या और योग्यता को ही मानव संसाधन कहा जाता है। कि अगर लोग ज्यादा मात्रा में है, मान लीजिए कि भारत में आबादी सबसे अधिक है, तो अधिक आबादी होगी तो वो क्या हुआ कि एक हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स अधिक है और वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है, यानी संख्या अधिक है यहाँ पे युवाओं की। दूसरी उनकी योग्यता है काम करने की, यानी दोनों होने चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए और कोई काम करने की योग्यता भी होनी चाहिए, और इन्हीं को कहते हैं मानव संसाधन, जब वो कोई काम कर सकता है। अब इस संख्या से और योग्यता से मतलब है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कोई यानी मान लीजिए कि भरपूर संख्या में लोग है, 100 लोग हैं यहाँ पे एक क्षेत्र में, लेकिन उनकी संख्या तो है लेकिन कोई योग्यता नहीं है, तो क्या वो मानव संसाधन कहलाएंगे? नहीं। वहीं पे इसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे वो 100 ही लोग हैं, लेकिन उनके पास योग्यता है लेकिन वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो क्या वो मानव संसाधन कहलाएंगे? तो नहीं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि मानव संसाधन होने के लिए संख्या होनी चाहिए किसी देश के पास, योग्यता होनी चाहिए लोगों के पास, और ये दोनों चीजें मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, तो हम उसको मानव संसाधन में गिन सकते हैं। तो मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो कुछ ना कुछ व्यक्ति जनरेट करता है, जैसे कि आप कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी नई बीमारी का इलाज ढूंढ देता है और वो बीमारी से कई लोगों को लाभ पहुंचता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो व्यक्ति वो काम कर रहा है, वो क्या हुआ कि कोई चीज से वो कोई संसाधन को मूल्यवान बना रहा है और वो करोड़ों लोगों की मदद करता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो हुआ वो एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन कहलाया। अब संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने 3 तरह के संसाधन देखे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद एक संसाधन का भाग है। तो अब ये तीनों संसाधन है, उनका संरक्षण किस प्रकार से हो, तो देखते हैं। तो यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, यानी बहुत दुर्लभ हो जाएगा उनको प्राप्त करना। और समय के साथ अगर उनको हम दुरुपयोग और बहुत लापरवाही से उपयोग करते हैं तो वो क्या होगा कि समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि वो जल्दी से चीजें नष्ट हो जाएंगी, जो भी हमारे पास संसाधन है, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, प्राकृतिक हुआ या फिर मानव निर्मित जो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मानव को शिक्षा देना। अगर ये काम नहीं करेंगे तो वो मानव स्किलफुल नहीं होगा, कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये जो संसाधन है, जो नवीनीकरण, उनका हमें सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। संसाधनों को सतर्क पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। सिंपल सी है कि मान लीजिए कि कोई संसाधन संरक्षण कब होगा, जब हम कोई चीज है, कोई संसाधन है, उसको हम टाइम देंगे कि भाई कि वो अपना खुद का फिर से विकास कर सके और फिर से हम उसको उपयोग में ला सके। तो वो एक तरह से, एक तो हम ध्यान में रख रहे हैं कि वो चीज जल्दी खत्म ना हो, खत्म हो रही है तो उसको हम टाइम दे रहे हैं कि ये जल्दी मतलब इवॉल्व हो और फिर से अपने पूर्ण रूप में आ जाए, जिससे कि हम फिर से उसका उपयोग कर सके। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हो कि ये संसाधन का संरक्षण हुआ, जिसमें हम सतर्कता भी बरत रहे हैं और उस चीज को समय भी दे रहे हैं कि वो पुनः रूप में आ जाए। और इसी के साथ अगर मान लीजिए कि आप संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के साथ कर रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि ये जो संसाधन है आपकी आने वाली पीढ़ी, जो आपके छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए भी उपयोग में आए, और उसको ध्यान में रख के आप मेंटली और फिजिकली आप उसका उपयोग कर रहे हो, कोई संसाधन का कोई भी चीज हो गया, चाहे आप प्राकृतिक संसाधन ले लो या फिर अप्राकृतिक संसाधन, जहाँ पे आप उसका
सदुपयोग कर रहे हो, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। यानी जहाँ पे आप अपनी नीड जो है उसको तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आप ये भी ध्यान में रख रहे हो कि ये जो चीज है वो आपके भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो सके, तो वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके और पुनः चक्रण को अपना के, पुनः उपयोग को कॉन्सेप्ट को अपना के, ये ऐसी चीजें मतलब सतत पोषणीय विकास के कॉन्सेप्ट को साकार कर सकता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि यूनाइटेड नेशन का एसडीजी गोल है जो 21 का गोल है। ये 21 गोल है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए हमें मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करना जरूरी है। हर नेशन की एक इंडेड रिक्वायरमेंट है ये। तो आपको ये समझना है कि इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो संस्थाएं वैश्विक स्तर पर काम कर रही होती है, वो भी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर एनालिसिस करके ये सारे गोल डिसाइड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये सारे संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। यानी आप कह सकते हो कि कोई ए नामक व्यक्ति है और वो सोच रहा है कि महीने भर का जो राशन है उसको वो एक सप्ताह में खत्म कर दे, और बाकी के जो दिन बचे हैं महीने के उनके में उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, मतलब पूरी गारंटी नहीं है कि वो उनका करेगा क्या, लेकिन ये इसके पास महीने भर का राशन था। तो अगर ये अगले 7 दिनों में ही इतना खाना बना के या फिर खाना को बनाया तो सही, खाया भी नहीं, उसको वेस्ट कर दिया, ये बना-बना के फेंक दिया या फिर जो भी किया नष्ट कर दिया। तो होगा क्या कि एक तो इसने खाना वेस्ट कर दिया, अब शुरुआती के 7 दिनों में ही, और बाकी के दिन अब वो कैसे गुजारेगा? आप ही सोचिए कि वो कैसे गुजारेगा? तो इस तरह से अगर उसके पास संसाधन है, तो वो इस तरह से उपयोग करे कि शुरुआती दिन के साथ-साथ वो अंतिम दिन महीने के एंड में उसको सैलरी मिलेगी नई नौकरी की, मतलब शुरुआती दिन में, तब वो फिर से नई सामान को खरीद सकेगा, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फिर अन्न जो भी खरीदना होगा, वो खरीद सकेगा। उसके पहले तो वो नहीं मिलने वाली सब चीज़ें। तो उसको इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना होगा कि वो महीने भर मतलब 30 दिन वो उस चीज़ पे गुज़ार सके, और उसके लिए उसको क्या है कि उसको आइडिया होना चाहिए, उसके पास ये क्षमता होनी चाहिए, ये विचार होना चाहिए कि उसको वो संसाधनों को अच्छी तरह से उपयोग करना, उस अनाज का अच्छी तरह से उपयोग करना है कि वो महीने भर उसपे गुज़ार सके। तो इस तरह से आप एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हो। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ना केवल खुद के लिए बल्कि जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी मतलब आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, उनको भी वो सब चीजें उपलब्ध हो सके। इस तरह से हमें चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है जिसको हम देख लेते हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना है, चाहे वो छोटा बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो, सभी का आदर और देखभाल करना चाहिए हमें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में वैल्यूज ऐड करने चाहिए जिससे कि जो है गुणवत्ता बेहतर हो। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विविधता का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जैसा कि देख रहे हो कि शहरी विकास इतना बढ़ रहा है कि जंगल नष्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे इस बात का भी उदाहरण ले सकते हो कि शहरीकरण वर्सेस इकोनो मतलब एनवायरनमेंट, कि शहरीकरण का विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण तो खतरे में आ रहा है ना एक तरह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इन दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करते हुए विकास करना होगा। तो इसलिए कि यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए कि आप इस एरिया के पूरा पेड़ काट रहे हो, तो पेड़ सिर्फ आप पेड़ नहीं काट रहे, पेड़ों के साथ-साथ वहाँ पे बसने वाले, आवास करने वाले जीव-जंतुओं के जो आवास निवास होते हैं, उनको भी तो हम नष्ट करें, तो फिर वो कहाँ जाएँगे? राइट? वो कहाँ जाएँगे? ये सोचने वाली बात है ना। अगर उनके हम निवास स्थान जो भी है, उनको हम नष्ट करेंगे, तो वो फिर हम पे आक्रमण करेंगे कि नहीं? तो इस तरह की चीज़ें भी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं हमें, और कहीं न कहीं गाँव क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं कि किसी तेंदुए ने, किसी बंदर ने लोगों पर हमला कर दिया।
ये क्यों देखने को मिलती है? तो इसी के कारण है कि हमने उनके आवास उनके एरिया में एंटर किया है, तो वो हमारे एरिया में एंटर तो करेंगे ही, सामान्य सी बात है। इसीलिए कि जो हमें जो विविधता है उसका ध्यान, उसका सम्मान करना चाहिए पृथ्वी पर रहकर। प्राकृतिक संसाधनों के हास्य होने को कम से कम करना है, यानी नुकसान कम से कम करो, सदुपयोग ज्यादा करो। चाहे जल है, आप डेली नहाते हो, बाथरूम जाते हो या फिर अन्य कामों में जो जल का पीने के लिए उपयोग करते हो, तो जितना उपयोग करने लायक हो उसी को आप उतना उपयोग करो। नहाने के लिए आपको जितना लीटर पानी चाहिए उतना उपयोग करो, उससे ज्यादा पानी वेस्ट ना करो। बर्तन धोने के लिए जितना पानी चाहिए उसको आप उतना उपयोग करो। फालतू में आप नल चालू करके ब्रश करते समय या फिर कुछ भी कार्य करते समय पानी को वेस्ट ना करें। तो इस तरह से जो है हम एक सतत पोषणीय विकास की दिशा में कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, तो ये भी तभी होगा जब हम अपनी दिनचर्या, अपने जो हैबिट है उसको बदलेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, कि कोई भी समुदाय है, चाहे वो जनजातीय समुदाय हो, चाहे वो जीव वन्य जीव हो, चाहे पौधा हो, कोई भी समुदाय का पृथ्वी पर सजीव वर्गीकरण का जो भी हो, उसको उस लायक उसके लिए पर्यावरण देना कि वो अपना विकास कर सके, और इस तरह से तभी हम ये सतत विकास के कॉन्सेप्ट को साकार कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर और अन्य जो लोग निवास कर रहे हैं और साथ में जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी का संरक्षण भी एक तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये तभी होगा जब हम उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीजों का सदुपयोग और संरक्षण करेंगे। यहाँ पे कुछ मूलभूत कर्तव्य हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सुधार लाना है या फिर पर्यावरण और परितंत्र की सुरक्षा करनी है। जैसे कि सभी जो नवीकरणीय संसाधन है उनका उपयोग हमें सतत पोषणीय विकास के कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है, कि ऐसे नहीं कि हम अभी ही नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग कर लें, बाद में भविष्य के लिए जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो इस तरह से हमें कोई संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की जीवन की विविधता संरक्षित करनी चाहिए, कि मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी, मतलब एक समुदाय एक विकसित हो चुके, विविधता देखने को मिले पृथ्वी पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव ने अगर प्रकृति पर मतलब विजय पा ली हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकृति का नाश ही करना शुरू कर दे। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम करना चाहिए। तो सामान्य सी बात है कि यही है कि हमें पर्यावरण को भी अपने साथ, कहते ना कि सह अस्तित्व की भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, तो भी तभी ये सारी चीजें हमारे साथ, और हम प्रकृति के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे हम एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए सह अस्तित्व की भावना हमारे साथ विकसित होनी चाहिए, हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। हमारे मूल्य इतने ऊंचे होने चाहिए कि हम किसी अन्य जीव, अन्य प्रजाति, अन्य किसी चीज को, प्राकृतिक संसाधन को हम दुरुपयोग या फिर उनका हम विनाश ना करें। इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, उनके क्या-क्या रूप हैं, और किस तरह से जो है मानव भी खुद प्राकृतिक संसाधन है, और खुद मानव अगर संसाधन हो रहा है तो वो किस तरह से चीजों का उपयोग करे, जिससे कि हम जो भी हमारा परितंत्र है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे संसाधन है, उनका हम सतत पोषणीय विकास कर सके, यानी कि अपनी पीढ़ी के साथ-साथ अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों को सुरक्षित रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।